फिर आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास विषय का जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो पाठ है हमारा उसका हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। आपको प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण के बारे में आप संक्षिप्त में लिखें, तो उसको हम समझेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण हम समझते हैं। पहले देखिए हुआ क्या, किसी भी जो राष्ट्र होता है वो अगर अलग अलग टुकड़ों में अगर बटा होता है तो उनकी शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में वहाँ के लोगों के मन में भाव तब आया जब नेपोलियन बोनापार्ट लगभग आधे यूरोप पे वो शासन करने लगा था। तो उनको लगा उस समय कि अगर हम एक होते तो शायद नेपोलियन बोनापार्ट हमारे यहाँ पे शासन नहीं कर पाता, ऐसा उनको उस समय लगा था। तो उनके मन में ये भाव आया था कि हमारा एकीकरण होना चाहिए। तो उसके प्रयास धीरे धीरे हुआ, प्रयास हुआ कि हमको एकीकरण होना है, कैसा होना है उसके लिए। तो देखिए सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण का जो प्रयास है वो किया गया था 1848 ईस्वी में। वहाँ के जो उदारवाद मध्य वर्ग के लोग थे वो फ्रैंकफर्ट संसद में वो इकट्ठा हुए थे। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक संसद है, वहाँ पे वे इकट्ठा हुए थे और वो इकट्ठा इसलिए हुए थे कि जर्मनी का एकीकरण किया जाए। परंतु दुर्भाग्य रहा कि उनका जो प्रयास है वो असफल रहा और उनको जो सेना है, जो फौज है, जो राजशाही थी वो उनको दबा दी। यानी कि जर्मनी एकीकरण का जो पहला प्रयास है 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट संसद में जो उदारवादी मध्य वर्ग के द्वारा किया गया था वो असफल रहा, पहला प्रयास। दूसरा प्रयास देखिए जो जर्मनी के लोगों के द्वारा किया गया था दूसरा चरण में, वो उस समय तक देखिए जिस तरह से हम इटली की बात कर रहे थे, इटली में जिस तरह से फार्डिनांड पिनमॉन्ट नेतृत्व कर रहा था इटली के एकीकरण का, वैसे ही उसके बाद प्रसा को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप जो जर्मनी का एकीकरण है उसका आप नेतृत्व करिए। और प्रसा में उस समय जो वहाँ के शासक थे वो विलियम प्रथम थे। और विलियम प्रथम ने क्या किया, 1882 ईस्वी में 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि ऑटोमन बिस्मार्क जो थे उनको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। ऑटोमन बिस्मार्क एक ऐसे व्यक्ति थे जैसे हमारे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वैसे ये भी थे। तो 1862 ईस्वी में जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये कोई सिद्धांत या कोई नियम कानून ऐसा कुछ नहीं मानते। तो उनका मानना था कि हमको जर्मनी का एकीकरण करना है, चाहे किसी भी तरह करना हो। और वो सेना पे ज़्यादा वो ध्यान देते थे और वो चाहते थे कि लड़ाई लड़ के युद्ध के जरिए हम कुछ कर सकते हैं। और वो चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में हो और जब एकीकरण हो तो उस पर जो शासन है वो प्रसा ही करे, ऐसा वो बिस्मार्क चाहते थे। तो जब बिस्मार्क 1862 ईस्वी में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जर्मनी में जो प्रसा थी वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट करे उन्होंने। और उसके बाद सैन्य शक्ति उन्होंने बढ़ाया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, डेनमार्क जो युद्ध है वो उन्होंने किया, डेनमार्क युद्ध। लेकिन डेनमार्क युद्ध करने से पहले देखिए सबसे पहले बिस्मार्क ने अपना स्ट्रेटजी ये बना लिया था, स्ट्रेटजी कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको हम पहले अपने में मिला लें और जिन पर हमको दिक्कतें हैं हम उनको बाद में करें। इसलिए वो सबसे पहले छोटे छोटे जो राज्य थे उनको मिला लिए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, 1864 ईस्वी में डेनमार्क के साथ युद्ध किया। और डेनमार्क के साथ वो अकेला युद्ध नहीं किया, डेनमार्क से युद्ध करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया प्लस प्रसा दोनों ने मिल के क्या किया, डेनमार्क पर चढ़ाई की। वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी शक्तिशाली था और प्रसा भी शक्तिशाली था। अगर मान लीजिए प्रसा अकेले करता तो हो सकता था कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई राष्ट्र उस पर दबाव देता कि आपने क्यों आक्रमण किया। तो इसलिए दोनों मिल के उन्होंने डेनमार्क पर चढ़ाई करी। तो डेनमार्क पर चढ़ाई करी उन्होंने, तो वहाँ पर जो स्लेस्विंग और हॉलस्टीन क्षेत्र था इस पर उन्होंने कब्जा कर लिया क्योंकि ये जर्मन भाषी क्षेत्र था। और साथ में डेनमार्क का ही और एक लायनबर्ग जो था उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया। अब साथ में ये दोनों मिल के लड़ाई लड़े, ठीक है, विजय प्राप्त हुए। अब ये क्षेत्र जो तीन लिए इन्होंने, अब तीनों का बंटवारा कैसा करें उसके लिए उन्होंने समझौता करी उन्होंने। और समझौता के तहत क्या हुआ कि स्लेस्विंग का जो क्षेत्र है वो प्रसा ले लिया और हॉलस्टीन का जो क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया ले लिया, प्लस ये लैंडबर्ग का जो क्षेत्र है ये प्रसा खरीद लिया और इसका जितना भुगतान करना पड़ा वो ऑस्ट्रेलिया को भुगतान करके ये क्षेत्र अपने में वो मिला लिया। इस तरह से दूसरा चरण में ये क्षेत्र जो है प्रसा ने जर्मनी के एकीकरण में वो एक कदम आगे बढ़ाया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको लगा कि
ऑस्ट्रेलिया को युद्ध में हराए बगैर हम जो दक्षिण जैसे मान लीजिए जर्मनी है, तो जर्मनी का ये जो दक्षिण हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा, इधर ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व था। और ऑस्ट्रेलिया जो था वहाँ पे जो लोग ईसाई धर्म के थे और वो रोमन कैथोलिक को मानते थे, और उधर ऊपर वाले जो थे, जो प्रसा के अधीन था, वो प्रोटेस्टेंट के मत के थे, यानी मार्टिन लूथर की विचारधारा पे चलते थे। तब उन्होंने क्या किया, और साथ में जितने 39 राज्य थे जर्मन के, उस जर्मन संघ में प्रभुत्व ऑस्ट्रेलिया का ही था, क्योंकि वियना संधि में इन्हीं को अधिकार ये दिया गया था। तो लगा प्रसा को कि हम इनको हराए बगैर, इनका प्रभुत्व कम किए बगैर हम जर्मन का एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध के लिए सोचा उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध के लिए सोचने से पहले उनको रणनीति बनाना पड़ेगा कि हम उसको कैसे युद्ध में हराएं, क्योंकि वो भी एक शक्तिशाली राज्य था। तो उन्होंने क्या किया, उसके पड़ोसी जो राज्य थे, जैसे ब्रिटेन क्या था, वो उस समय जैसे उसकी स्थिति थी, वो युद्ध में पड़ाना नहीं चाहता था। तो इससे पूरा क्लियर था कि ब्रिटेन जो है, जब वो प्रसा ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध करेगा तो ये किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी बात है फ्रांस की। फ्रांस के साथ बिस्मार्क ने एक समझौता करा कि बिस्मार्क ने कहा कि देखिए, हम जब ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो आप हस्तक्षेप उसमें नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि हम जब जीतेंगे तो जो कुछ एरिया है वो आपको दे देंगे। तो फ्रांस सिर्फ उसके लिए उतना खुश नहीं था, वो सोच रहा था कि ये दोनों जब युद्ध में लड़ते रहेंगे तो इनकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और जब शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तब हम इस पर आक्रमण कर देंगे, ऐसा फ्रांस सोचा, और इस वजह से वो हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी बात हम रूस की करें, रूस की, तो रूस का बिस्मार्क के साथ एक अच्छा संबंध था, इसलिए रूस तैयार था कि आप आराम से लड़िए, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कन्फर्मेशन रूस दे दिया। अब सारे लोगों से कन्फर्मेशन प्राप्त करने के बाद प्रशा ने इटली के साथ भी समझौता करा, कहा कि देखिए, जब हम ऑस्ट्रिया का लड़ाई लड़ेंगे तो आप हमारी सैन्य मदद करेंगे, ताकि हम इस जो वेनिसिया क्षेत्र है आपके अधीन, जो आपका जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया का देने, वो हम जीतेंगे तो आपको दे देंगे। ऐसा समझौता करके प्रसा इटली को भी मना लिया। और फिर क्या किया, 1866 ईस्वी में प्रसा ऑस्ट्रेलिया पर चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने के बाद क्या किया, जो वो लोग डेनमार्क युद्ध में 1864 में जीते थे, और हॉलस्टीन जो क्षेत्र मिला था ऑस्ट्रेलिया को, ये ले लिया, ठीक है। और जो वेनेसिया इसके अधीन था वो इटली को दे दिया प्रसा। क्या हुआ देखिए, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के युद्ध में प्रसा के विजय के उपरांत हुआ क्या कि जो क्षेत्र था बवेरिया, बादेन, बुटनबर्ग, हैंस, ये चारों जो था वो दक्षिणी जर्मनी का हिस्सा था, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व था वहाँ पे। और ये जो लोग यहाँ पर जो लोग रहते थे, ये रोमन कैथोलिक को मानते थे, और इनकी विचारधारा ऐसा नहीं थी कि वो प्रसा के साथ मिले। इसलिए बिस्मार्क ने क्या किया कि इन चारों राज्यों को वो स्वतंत्र कर दिया कि आप स्वतंत्र हैं, उनको बाद में मिलाने की सोची बिस्मार्क ने। और फिर उन्होंने क्या किया कि चौथा चरण में क्या किया, प्रसा ने सोचा कि हम फ्रांस को कैसे युद्ध में हराएं, क्योंकि फ्रांस जो है रोमन कैथोलिक जो चर्च होता है वो उनका वो संरक्षक था, तो इसको हराए बगैर हम इन सारों को नहीं मिला सकते हैं, ऐसा बिस्मार्क को लगा। क्योंकि इनको हराने के बाद इनमें डर आएगा और वे स्वाभाविक अपने आप जो है वो प्रसा के साथ मिल जाएंगे और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाएगा। अब फ्रांस को युद्ध में हराने से पहले इनके साथ युद्ध कैसा हो इसके बारे में सोच ही रहे थे प्रसा के जो प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क। तो क्या हुआ कि जब प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध होने वाला था, तो प्रसा चाहा कि हम फ्रांस के साथ हम युद्ध करें। तो बात ये थी कि कैसे युद्ध करें, तो बात ये था कि फ्रांस के बगल में स्पेन था, तो स्पेन में क्या था कि वहाँ पे जन विद्रोह हुआ था और वहाँ की जो रानी थी वो देश छोड़कर भाग गई थी। तो चाह रहे थे कि स्पेन के लोग कि वहाँ पे जो शासन है, प्रसा का जो रिश्तेदार है वही वहाँ पे शासन करे, ऐसा वहाँ के लोग बोल रहे थे। तो इससे फ्रांस को दिक्कत था, क्योंकि वैसे में फ्रांस दोनों ओर से प्रसा से घिर जाता। तो फ्रांस इसका विरोध किया और बोला कि नहीं, वहाँ पे प्रसा के रिश्तेदार का शासन नहीं होगा, प्लस प्रसा ये भी सुनिश्चित करे कि वहाँ पर कभी भी वहाँ का राजकुमार जो है स्पेन में शासन नहीं करे, ऐसा उन्होंने शर्त रखा। फ्रांस ने प्रसा के लिए शर्त रखा। तो ये प्रसा के लिए अपमान वाली बात थी कि फ्रांस ऐसे हमको क्यों बोलेगा। तो फिर क्या हुआ कि प्रसा ने 1870 में फ्रांस पर चढ़ाई कर दी। प्रसा के द्वारा फ्रांस पर 1870 में चढ़ाई करने के बाद फ्रांस बुरी तरह से हार गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रसा है
जो राज्य थे बवेरिया, बादेन, वुर्टमबर्ग और हेंस, इन सब को अपने में मिला लिया। और साथ में फ्रांस का दो क्षेत्र था, अल्सास और लॉरेन। फ्रांस का जो दो क्षेत्र था, अल्सास और लॉरेन, ये जो क्षेत्र है ये फ्रांस का था। और जब युद्ध में प्रसा इस पर विजय प्राप्त कर लिया तो ये दोनों क्षेत्र भी प्रसा कब्जा में ले लिया, क्योंकि ये था फ्रांस का। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रसा इन सबको भी अपने में मिला लिया। और उसके बाद 1871 में विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया और बिस्मार्क को वहाँ का चांसलर यानी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। और इस तरह से जर्मनी का जो एकीकरण है वो पूरा हुआ। तो देखिए यहाँ पर बात देखिए होता कैसा है, जर्मनी का एकीकरण तो यहाँ पे पूरा हो जाता है, लेकिन फ्रांस पर बहुत सारा जुर्माना प्रसा ने लगा रखा था युद्ध में जब विजय पाया प्रसा उसके बाद। तो यही और अल्सास और लॉरेन जो क्षेत्र है वो प्रसा ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि देखिएगा, हम प्रथम विश्व युद्ध हम जानते हैं 1914 में हुआ था। तो 1914 में जो जर्मनी के खिलाफ फ्रांस के लोगों का बहुत ज़्यादा उग्र होना या इनके प्रति जर्मनी के प्रति ज़्यादा विरोध भाव आना, यही सब का कारण था जो कि प्रथम विश्व युद्ध में उभर कर आया था। तो हम समझे हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में पूरा। और इसका जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम को, उस पर आप जाकर PDF प्राप्त। बस आज के लिए इतना ही।